बिकॉज मोस्ट ऑफ द MFDs डू नॉट स्पेंड ऑन नॉलेज. उन लोगों को चाहिए कि जल्दी से माल बेचो, क्लाइंट बनाओ, वो बाद में देख लेंगे. सो द फर्स्ट 3-4 years आर वेरी tough for anybody to scale up to at least 100 crores, 50 crores, to get some regular income which is enough for the family and for growth also. First 4 years आपने survive कर लिया and persist कर लिया, तो I think the sky is the limit. We never say no to even a small person who says मेरे को सर 5,000 करना है या 2,000 करना है, because I think उसको definitely ज़रूरत है. बिल्कुल. 1 करोड़ वाले के पास तो बहुत सारे 5 लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बाहर. इसके पास तो कोई नहीं है. एंड इफ़ यू डू राइट फॉर द क्लाइंट, ही विल नेवर लीव यू. दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग. और पूरा गेम ट्रस्ट का है, एंड ट्रस्ट इज़ बिल्ट ओवर टाइम. जिसके 50 lakhs है ना, उसको 10 और लोग मिल रहे हैं, बट ही इज़ चूजिंग टू वर्क फॉर यू. देयर इज समथिंग यू हैव विच अदर्स आर नॉट गिविंग हिम. दैट इज़ वाई इज कमिंग बैक टू यू. बिल्कुल. Never do a partnership with unknown person. You should know the background. You should be working with him, or you've seen him work for the last 3-4 years, and then only go for partnership. तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, and you can talk about other things also, then he will come back to you with every question कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, and you will get more wallet share. जी. और F&O का मेरा फुल फॉर्म है फ्यूचर ओवर. तो I have seen only 1% or 0.5% people who have made money in future option consistently. जी. क्योंकि 6 साल पैसा बनता है, 7वां साल 1 साल में पूरा खत्म हो जाता है. एंड क्लाइंट्स विल गेट टोटली कंफ्यूज्ड कि करना क्या है. सो दे नीड अ पर्सन टू टॉक टू. क्योंकि आप मशीन से, AI चैटबॉट से बात नहीं कर सकते कि अगर आप 15% अपना AUM ग्रो कर रहे हैं जी. और मार्केट आपका 12% AUM ग्रो कर रही है, तो 20-25% तो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए. राइट. अगर आप एटलीस्ट 15% ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. तो 90% एडवाइजर तो ये भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं. जब तक खुद कूदते नहीं है पानी में, तब तक स्विमिंग नहीं आती है. बिल्कुल सही बात. तो आई कैन टेल यू कि सर ऐसा कर लेना पानी में, लेकिन जब तक आप खुद नहीं कूदोगे तो नहीं आएगी. ये तो दिख रहा था अपॉर्चुनिटी, बट जो आपकी फिक्स सैलरी जो दिख रही थी वो दिखना बंद होने वाली. आपके पेरेंट्स ने या आपकी वाइफ ने उन्होंने रोका नहीं? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में. आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक अच्छी खासी बैंक की नौकरी कर रहे थे. 2009 में उन्हें एक बड़ा गैप नजर आया. उन्होंने देखा कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइस और गाइडेंस के. उन्हें यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर MFD बनने का डिसाइड किया. आज उन्होंने 900 करोड़ से भी ज्यादा का AUM इकट्ठा किया है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के साथ. जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी. मिलते हैं अभिषेक गुप्ता जी से. स्वागत है अभिषेक जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में. तो जैसे मुझे आपने बताया कि अब बैंक की अच्छी खासी नौकरी थी, फिर ये ARN बनने का कैसे जज्बा आया? मतलब अच्छी खासी फिक्स सैलरी मिल रही थी, फिर ये वेंचर करने का, उसके बारे में ज़रा बताइए. तो सर मेरे 3 साल ख़त्म हो चुके थे फॉरेन बैंक में, एंड वी वर इनटू, हम लोग अकाउंटिंग, MIS, कॉस्ट रिपोर्ट्स, रेवेन्यू रिपोर्ट्स बनाते थे. एंड 3 साल के बाद मुझे लगा कि काफ़ी कुछ नया नहीं हो रहा है लाइफ में. ये कौन से साल की बात है? ये 2009 की बात है जी. तो 2008 में मैंने चालू किया प्लानिंग नवंबर में कि कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोल्स चेंज नहीं हो रहे थे. तो फिर मैंने सोचा क्या करना है. एंड जब मैंने अपने कलीग्स को देखा, हमारे पीयर्स को देखा, मेरे बॉसेस को देखा, दे वर ऑल स्ट्रगलिंग विद वन थिंग विच इज़ हाउ टू मैनेज मनी. दे वर ऑलवेज कमिंग आउट विद सेम क्वेश्चंस कि अभी क्या करें पैसे का, या अभी ATC तो हो गया 1.5 लाख, उसके आगे क्या करें, या फिर कुछ स्टॉक बताओ जो अच्छा जल्दी बढ़ जाए, या कोई म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है डालने के लिए. और तभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी नेसेंट स्टेज पे थी. मतलब देयर वाज अ एंट्री लोड 2.25%, 1.25%, एंड देयर वाज अ ELSS स्कीम जहाँ पे 3 साल लॉक इन और 6% अप फ्रंट, वो सब चलता था. और मुझे लगा कि ये अगर अच्छा काम करें इंडस्ट्री में, जहाँ पे वी थिंक अबाउट द क्लाइंट फर्स्ट एंड रेस्ट अबाउट माई अर्निंग, आई थिंक वी कैन डू अ गुड जॉब. सो आई थॉट अ वेरी बिग गैप where there were a lot of LIC agents and mutual fund agents, but very less advisors who could listen to the client and understand कि उसकी क्या requirement है, उसके हिसाब से advise करें. आपने गैप को आइडेंटिफाई किया कि भाई बहुत सारे MFDs हैं
बट वो एज ए सेल्स कर रहे हैं सिर्फ, बट एडवाइजरी जो जेन्युइनली होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपको लगा कि आपकी डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आप एक प्रॉपर किसी को फाइनेंशियल एडवाइस कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से स्टार्ट किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस आया, तो उसके लिए आपने कुछ मेहनत करी पहले कि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए कुछ आपने नॉलेज लिया, कुछ डिग्री और एडिशनल कुछ पढ़ाई करी इसके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड? सो पहले तो मैंने एयर का एग्ज़ाम दिया। एयर मिलने के बाद मुझे मालूम पड़ा एक कोर्स है कॉल्ड CFP विच इज़ बाय FPSB इंडिया। तो फिर मैंने उसकी पढ़ाई शुरू करी। December 2009 आई क्लियर्ड CFP एंड तब मुझे मालूम पड़ा कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट एक इन्वेस्टमेंट बताना, बट उसका पूरा प्लान बनाना, उसका पूरा एक चार्ट आउट करना कि कैसे वो रिटायर होगा एक पर्सन। रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत फोकस होता है CFP में मेजरली। सो उससे मालूम पड़ा कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज गुड एज इन्वेस्टमेंट। जी। So it helped me a lot to see everything holistically. But when I started advising clients, people were especially in Bombay, because Bombay में थोड़ा प्रॉब्लम पैसे का ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम है एक्चुअली। जी। जो मुझे क्लाइंट्स मिलते थे ज़्यादातर बोलते थे कि आप वो सब की चिंता मत करो, आप बताओ करना क्या है पैसे का। जी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब हाँ, उसका क्या करना है। हाँ। वो सब प्लानिंग हम लोग देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे थे। तब धीरे धीरे समझा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन बॉम्बे स्पेशली। वन इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग क्लाइंट जो एक सैलरीड एम्प्लॉई है, जो एक 40-50 प्लान कर रहा है, 70-80 हज़ार करता है और बोलता है मेरे गोल्स हैं चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड स्टफ। और एक है जिसके पास वो सब अराइव्ड है लाइफ में, उसके पास ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम है कि मेरे पास 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, मैं क्या करूँ ये पैसे का। मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए या मेरा सिक्योरिटी चाहिए, या फिर मुझे कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर मुझे बहुत ही जल्दी 10 करोड़ को 20 करोड़ करना है। बहुत अच्छा। तो आपको ये बहुत अच्छा हुआ आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई दो तरह के लोग हैं, दो तरह की नीड है। तो जहाँ लगता था कि ये एक सिस्टमैटिकली सेव कर सकता है एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, तो वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे। और जहाँ लगता था कि इसको बोल के ही फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो करने वाला वही है, तो इसको हम लोग वेल्थ क्लाइंट जैसे देखते थे। तो देन ही यूज्ड टू हैव मोर क्वेश्चन अबाउट क्या फ्लेवर चल रहा है अभी, क्या लगता है ईरान का, क्या लगता है उसका। तो उसका बोलता था वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन सोचता था हमेशा 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। एंड देन उनको चाहिए कि अभी नया फ्लेवर क्या चल रहा है, अभी कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। जबकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग क्लाइंट है उसको कुछ पता नहीं है, वो तो बोलता है यार सब आपने बताया है, मैं कर रहा हूँ हर महीने, पहुँच ही जाएंगे अपन 10 साल 15 साल बाद कहीं तो। सो ये एक बाइफर्केशन दिखा मुझे और मुझे लगा ये दोनों तरफ देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नंबर ऑफ सैलरी एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं, वेल्थ एज अ थिंग इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंड वो लोगों की सैलरी बढ़ती जा रही है। मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार सैलरी वॉज अ गुड सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1.5-2 लाख भी कम गुड नहीं है, बोलते ठीक है 1.5-2 लाख, तो आजकल 3 लाख 4 लाख सैलरी बहुत आराम से मिल रही है लोगों को। राइट। एंड नॉट ओनली बॉम्बे, इट इज़ दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद। सो ऑल दीज मेट्रोज में द वेल्थ इफेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली। तो आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, लोगों के पास में दो तरह के लोग हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन कैसे क्या उसको संभालना है, और एक है जो फ्यूचर का दिख रहा है। ये तो दिख रहा था अपॉर्चुनिटी, बट जो आपकी फिक्स सैलरी जो दिख रही थी वो दिखना बंद होने वाली, तो वो खौफ नहीं आया कि मैं यार ये क्या इतना बड़ा है, या प्लस आपके पेरेंट्स ने या आपकी वाइफ ने उन्होंने रोका नहीं कि भाई क्या कर रहा है, तो अच्छी खासी नौकरी है, इसको छोड़ के तो ये इतना बड़ा मतलब ये पंगा ले रहा है एक तरह से अपनी लाइफ से, तो कैसे कन्विंस किया, और उनको कन्विंस करने से पहले आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सो मेरी जस्ट 2008 में शादी हुई और 2009 में मैंने काम शुरू किया, तो मेरी वाइफ तो फुल्ली सपोर्टेड थी क्योंकि मैं काफ़ी Was she working और हाउसवाइफ? नो शी वाज हाउसवाइफ, वी जस्ट गॉट मैरिड। तो मतलब इनकम लेवल भी नहीं था उधर से भी? मतलब सी मेरे सेविंग्स थे 4 साल के जो मैंने नहीं मतलब वाइफ से कि भाई चलो वो नहीं नहीं। वो ओके। एंड लकीली आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो पैसे का ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। एंड अभी भी आई डोंट थिंक मैंने कभी पैसे मांगे और डैड से। वही जो मेरी पढ़ाई करी थी मैंने और उसके बाद जो मैंने काम किया उसी से हो गया काम काफ़ी। और when you are not happy in what you are doing ना, you have to change, you can keep complaining। सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है। Absolutely. So if you love something and you are happy doing it, then it's the best combination है वो आपका। तो आप कितना भी सचिन तेंदुलकर को बोल दो कि तू स्विमिंग कर, वो एक्सेल नहीं कर पाएगा, और माइकल फेल्प्स को बोल दो कि तू क्रिकेट खेल, तो एक्सेल नहीं कर पाएगा। परफेक्ट, यस। या दिल ही नहीं है मतलब क्या? एग्जैक्टली सही बात। तो आपको यू हैव, अभी मेरी कॉलिंग
ऐसा मुझे लगा बाद में आई, ये अभी बोलना बहुत ईजी है क्योंकि 17 साल निकल गए हैं, बट आई थिंक दिस प्रोफेशन इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड यू गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड इफ़ यू डू राइट फॉर द क्लाइंट ही विल नेवर लीव यू, दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। और पूरा गेम ट्रस्ट का है, एंड ट्रस्ट इज़ बिल्ट ओवर टाइम। आपने अभी अगर उसने दे दिया आपको 50 लाख का चेक, तो यू कैन नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड कि क्योंकि जिसके 50 लाख है ना उसको 10 और लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल। but he's choosing to work for you, but there's something you have which others are not giving him, that is why he's coming back to you. सही है। So जैसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं, उनका एक saying है, the most important person in your premises is your customer. If you take him for granted, then he'll not be your customer. So I think the client is not mine or Nirmal Bang's or any other. Client तो market में है, सही बात है। he is doing a favor by coming to you and giving you business. बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल। तो ये जो आप जैसे आपने स्टार्ट किया अकेले से, Yeah. मोटिवेशन था कि भाई मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपने किसी को एज ए पार्टनर सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय बनाया, फिर पार्टनर। वो जर्नी के बारे में बताइए। बड़ा यूनिक है कि किसी एम्प्लॉय का आपने पार्टनर बनाना, और ये जो बिजनेस टाइप के डिसीजन है ये अपने आप को कैसे आप मतलब कर पाते हैं, इसके लिए आप मतलब ये एक्यूमेंट जो है आपका वो कहाँ से आया? सो सी एक्चुअली मैं एक एंटरप्रेन्योर था 2009 से, लेकिन एक 3-4 साल के बाद एक प्लेटो हो गया था बिजनेस। मतलब मेरे सब कनेक्ट्स खत्म हो गए थे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, Saturation point आ गया। धीरे कम आ गए थे। तो मुझे लगा कि इसको अगर मेरे को बढ़ाना है आगे तो कुछ अलग करना पड़ेगा जी। शायद वो स्किल मेरे पास अभी नहीं है, या मेरे को कुछ बढ़ना पड़ेगा आगे। तभी मैं एक मेरे फ्रेंड हैं उनके साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने उनके फ्रेंड से मिलाया, और Subhash Chavan is my partner now. So he was working with another company and then he had just left the company and he was a CEO there. He was managing a big team there. So then when we met and we thought ki we can join together. And then over the years, 2014-15 he joined, and over the years then we formed a LLP because he could also scale, and because of him coming together, the business also scaled up. So 2020, today we have a 930 crores AUM, and we, I think, tripled the AUM in the last 5 years. This is because of both of them. It's not only me, it is not only him. I think the whole team worked. And we had a back office team पहले से ही, क्योंकि जब मैं बस एक ही एम्प्लॉय था जब मैंने शुरू किया था, फिर मैंने जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते गए, नीड्स ऑफ रिपोर्ट्स, बैक ऑफिस, बैक एंड, सर्विसिंग, एवरीथिंग, देन धीरे धीरे करके वो 2, 3, 4, देन सुभाष ज्वाइन, उसका भी 1 पर्सन आ गया। सो देन नाउ वी हैव अ 16 पीपल टीम विथ 5 पीपल क्लाइंट फेसिंग एंड द रेस्ट इन बैक ऑफिस। तो जो आपने बताया कि एक और एक मिलकर 11 बने आप लोग, तो ये जो MFDs हैं जो छोटे लेवल पे अभी कर रहे हैं, तो उनको किसी का जुड़ना चाहिए और अपने साथ में पार्टनर लाना चाहिए, तो उन लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? जो आप लोगों की इतनी लंबी पार्टनरशिप चल रही है और चलती रहेगी आगे, तो क्या क्या चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए? क्या एक दूसरे के बारे में देखना चाहिए? कहाँ रेस्पेक्ट करना चाहिए? कहाँ एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए? ज़रा उसके बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी अगर इस तरह के अननोन लोगों के साथ में जुड़ के पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? सो देखिए, पहली बात तो कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप में। बहुत सारी पार्टनरशिप्स टूटती भी हैं। इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्टोरी सुनी है। मेरे को तो लोगों ने बोला है कि पार्टनर रखना ही नहीं चाहिए जी। वो नॉर्मली आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक व्हाट हैज़ वर्क बिटवीन अस इज देयर इज क्लियर कम्युनिकेशन, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है पैसे के बारे में होती है जी। और पैसे में अपना एकदम क्लियर है। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड डिफाइंड रोल्स कि मैं ये नहीं करूँगा और तुम ये नहीं करोगे, तो आई थिंक इट गोज़ वेरी स्मूथली। और फॉर नॉर्मल MFDs आई वुड से इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड अ गुड पार्टनर, जी। एंड देयर इज ऑल्सो ट्रायल एंड एरर कि लोग बोलते हैं मैंने इनसे काम किया, मेरे को नहीं जम रहा है, तो देन वो टूट जाता है, फिर दे स्टार्ट अगेन। सो एंड यू डोंट नेवर डू अ पार्टनरशिप विद अननोन पर्सन, यू शुड नो द बैकग्राउंड, you should be working with him or you've seen him work for the last 3-4 years, and then only go for partnership. And उसके अंदर भी when you go for partnership it should be very clear कि आपका क्या रोल रहने वाला है। अगर आप दोनों बिजनेस सेम करने वाले हो तो there are multiple companies, I think Finnovators मेरे को याद आ रहा है, एक जो बलवीर चावला कर रहे हैं पुणे में, कुछ 5 पार्टनर्स हैं, पांचों MFD they have come together and formed the association. So there are success stories,
देर आर जी बैड स्टोरीज, बट देर इज नो राइट आंसर कि कौन सा आपको क्या राइट है आपके लिए. हम्म, बट इवन इंडिविजुअल MFDs भी, इफ दे कैन गेट अ स्किल फ्रॉम आउटसाइड एंड दे हायर गुड पीपल, दे कैन स्टिल स्केल अप. सो कुल मिला के ओपन माइंडेड रहो. अगर पॉसिबल है, आपको लगता है कोई आपका स्किल को दुगना कर रहा है, जिसके जुड़ने से आपका फायदा होगा और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तो करना चाहिए. लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी वगैरह बहुत जरूरी ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है. आपने कहीं पे भी उसने कुछ छुपाया और मैंने कुछ छुपाया, वो आज नहीं तो कल मालूम पड़ने ही वाला है. है. बिल्कुल. सो इट इज़ सेम विद द क्लाइंट ऑल्सो. क्लाइंट को आप आज तो कुछ भी स्टोरी सुना दोगे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, लेकिन आज नहीं तो कल उसको मालूम पड़ ही जाएगा कि आपने उसको चीट किया या आपने उसको कुछ बताया नहीं, सिलेक्टिव बताई. तो उसको लोग बोलते हैं सेलिंग, लेकिन मैं तो बोलता हूँ क्लियर चीटिंग है. जी. क्योंकि वी आर इन अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल. वी आर लाइक स्पाइडरमैन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको एक ही स्टॉक का सेल भी बता सकता हूँ और बाई बता सकता हूँ, और दोनों में आप कन्विंस कर सकता हूँ. बिल्कुल. तो मेरे पास वो पावर अगर है कन्विंस करने की, तो मैं आपको डुबा भी सकता हूँ और उबार भी सकता हूँ, राइट. सही है. सो आई थिंक ट्रस्ट अक्रॉस relationships, I think, is a common factor. Be it parents, be it wife, be it partners, even clients के साथ तो definitely yes. तो अभिषेक जी, जब आप ये जो अभी करीब 3000 प्लस आपने बताया क्लाइंट है आपके पास में, तो ये कैसे एक्वायर कैसे किए? मतलब उसके लिए कोई आपने कोई प्रोसेस लगाया कि क्या है? जो एक नए MFDs हैं Yeah. जिनके पास में अभी इतना अनुभव नहीं जितना आपके पास में है, और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कुछ दिशा ही नहीं है कि किस तरह से स्टार्ट करें, तो उनके लिए आप कुछ बताइए कि किस तरह से करना चाहिए और कैसे ये सक्सेसफुल है, और क्या मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि इसमें इतना स्पेंड करेंगे तो उसके सामने क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह, जरा उसके बारे में बताइए. सो पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इज़ नॉट ईजी, जी. बिकॉज इसमें मार्जिन्स बहुत कम है, और जितना आपका ईएम बढ़ता है तो GST आपको मार देता है, क्योंकि GST भी काफ़ी ज़्यादा है. सो द फर्स्ट 3-4 years आर वेरी टफ बिल्कुल. for anybody to scale up to at least 100 crores, 50 crores, to get some regular income which is enough for the family and for growth also. राइट. So number 2 है कि you have to invest in knowledge. क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत हैं मार्केट में, बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है और ये नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर मेड कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है. जी. क्योंकि आज as industry is growing to 82 lakh crore in mutual funds, SIF industry is already grown beyond 10,000 crore हो गया है. This will go 10 times. राइट. PMS industry बहुत बड़ी हो गई है, AIF industry बहुत बड़ी हो गई है. The products are exploding, मतलब, और more 15 AMCs are expected to come in the next 2 years. So there will be more confusion in the minds of investors, and with Instagram coming in, so there is more confusion because every day he sees a new reel. जी. ये बेटर वे है पैसा कमाने का. सो इफ यू आर नॉलेजेबल, देन यू कैन एक्चुअली, यू हैव अ वेरी बिग एज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द MFDs डू नॉट स्पेंड ऑन नॉलेज. उन लोगों को चाहिए कि जल्दी से माल बेचो, क्लाइंट बनाओ, वो बाद में देख लेंगे. तो ये क्लाइंट एक्विजिशन कैसे, उसके बारे में बताइए. हाँ, तो क्लाइंट एक्विजिशन हम लोगों ने 2-3 चीज़ें करी थी. एक तो मैंने लिस्ट बनाई है प्रॉस्पेक्ट्स की, जी. कि मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको कैसे मिल सकते हैं. तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं. नेचुरल जो आपका मार्केट है. उसके बाद जो धीरे धीरे जो क्लाइंट्स बने, उसके बाद हमने वहीं पर एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इन कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट, DHL, ग्रुप M, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बहुत सारे हम लोगों ने करे, मतलब मोर देन 150 मैंने किए हुए हैं ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स. तो उससे वी यूज टू टाई विद द HR, एंड नॉर्मली HRs हाँ ही बोलते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड दे आर डूइंग समथिंग फॉर द एम्प्लॉय, जी. स्टाफ वेलफेयर के लिए. सो उसमें से वी यूज टू गेट कन्वर्जन ऑफ 2-3 पीपल, ओके. एंड देन धीरे धीरे करके उनके थ्रू रेफरेंसेस मिलते गए. बट दिस वाज अ कॉमन फीचर, मतलब वी यूज्ड टू डू इट लाइक एवरी 2 weeks अप्रॉक्सीमेटली. सो उससे वो हम लोग करते जा रहे थे. उससे हम लोग को रिटेल क्लाइंट्स मिल रहे थे, जी. क्योंकि ये सब ज़्यादातर जो बैठते थे वो रिटेल ही होते थे. सैलरीड आदमी. हाँ. सैलरीड एम्प्लॉय जिसकी सैलरी होगी 40,000, 50,000, बिल्कुल. क्योंकि 3 लाख वाला तो बैठेगा नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम में. सही बात है. सो उसके थ्रू धीरे धीरे करके उनके पेरेंट्स, रिटायरीज, उनके कलीग्स, वो सब मिले धीरे धीरे करके बढ़ते गया वो. एंड देन आई ऑल्सो जॉइंड अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड BNI. जी. उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, बिकॉज यू गेट टू मीट 30, 40, 50 पीपल एवरी वीक. तो उससे भी स्केल अप में बहुत फ़ायदा हुआ. एंड देन व्हेन सुभाष जॉइन, तो हम लोग दोनों सेम चीज़ कर रहे थे, तो डबल स्पीड से बढ़ने लगा सब कुछ.
And then once we became a little bigger, then we thought we have to have a sales team. क्योंकि I cannot meet 500, 600, 800 clients. बिल्कुल. And then we added people under us because we never say no to even a small person who says मेरे को सर 5,000 करना है या 2,000 करना है. Because I think उसको definitely ज़रूरत है. बिल्कुल. 1 करोड़ वाले के पास तो बहुत सारे 5 लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बाहर. इसके लिए पास तो कोई नहीं है. और अभी क्या हो गया है लास्ट 5 साल से with Grow and Zerodha, the first person who comes into contact is the machine. जहाँ पे वो अकाउंट खुलता है और कोई उसको फ्रेंड बोलता है कि ये वाला स्टॉक खरीद ले, और उसके बाद वो पैसा गवा के फिर वो ढूंढता है किसी को कि मैं किसके पास जाऊँ. राइट, बिल्कुल सही है. तो इट इज़ अभी उसका कुछ खराब और वो नहीं है. आई थिंक दे हैव एक्सपैंडेड द मार्केट विच इज़ वेरी गुड. एटलीस्ट पीपल नो कि मैं ऐसा करेंगे तो गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है. और आपने सेबी का रूल देखा ही है, सेबी का जो नंबर्स है कि 95% पीपल लूज मनी इन F&O. तो हम लोग तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि द कसिनो ऑलवेज विंस. तो मुझे एक ब्रोकर ने स्टोरी सुनाई थी कि एक आदमी उसके ऑफिस आया तो बाहर एक ब्लैंक फोटो वो रखा था, फोटो का फ्रेम. तो उसने पूछा ये ब्लैंक कैसे है? बोला यहाँ से जो कमा के जाएगा उसका फोटो लगेगा इधर. तो शायद आपका भी हो सकता है अगर आप कमा लो तो वो तो बहुत क्लियर था कि ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O से पैसा बनता नहीं है जी. और F&O का मेरा फुल फॉर्म है फ्यूचर ओवर. तो जो मैंने देखा है कि आई हैव सीन ओनली 1% और 0.5% पीपल हु हैव मेड मनी इन फ्यूचर ऑप्शन कंसिस्टेंटली. जी. क्योंकि 6 साल पैसा बनता है, 7वां साल 1 साल में पूरा खत्म हो जाता है. बिल्कुल. सो वी वर वेरी क्लियर कि ये तो करना ही नहीं है ये. और अगर क्लाइंट्स आते भी थे हमारे पास कि हम लोग को तो ये करना है, डबल करना है पैसे को 1 साल में, तो सर मेरे पास तो नहीं है ऐसा कोई यंत्र जो कर सकता है ऐसा. और तभी हम लोगों ने समझा भी, और तभी मैंने प्रोडक्ट्स भी समझे बहुत सारे. क्योंकि क्लाइंट्स को आज सब लोग अलग चीज़ पिच कर रहे हैं, फिर हम लोग फ़ोन करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपने क्यों नहीं बताया मुझे. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल प्रोडक्ट्स. वी मे नॉट सेल इट. जी. We have to have knowledge. That's why investment in knowledge is very, very good. And I think there are AMCs who are going out of the way to educate you. कि सर आप समझो मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, बेचो मत, समझो तो सही. राइट. तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ. हाँ सर समझेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है समझने में. डिसाइड करेंगे बाद में कि रिस्क रिटर्न क्या है उसके. सो अभी तो CAT 2 AIFs, CAT 3 AIFs, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, SIF, द लिस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. एंड अभी तो इनोवेशन चल रहा है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स एंड सो ऑन. सो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स सो दैट वी कैन एडवाइज द क्लाइंट्स मोर diligently and more informed decision they can take. Yeah. सो अभी आपके पास में काफ़ी बड़ा AUM भी है PMS के रिलेटेड. हाँ सर. तो ये जो MFDs हैं, आज जैसे PMS का क्लाइंट 50 लाख का मिनिमम साइज है, तो ऐसे क्लाइंट्स को डील करने के लिए जो एक नया MFDs है जिसको PMS में भी अच्छा खासा AUM कर सकता है, हाँ जी, तो उसको क्या एडिशनल चीज़ें करनी चाहिए कि ऐसे क्लाइंट के साथ में डील करने के लिए उनको आसानी हो? बहुत सारे क्लाइंट्स को ना, जैसे एक आदमी गाड़ी खरीदने आता है, अभी आप ऑल्टो खरीदो या आप सियास खरीदो या फिर आप विटारा खरीदो या जो अभी इनोवा हाई क्रॉस खरीदो, सब काम तो सेम कर रही हैं कि आपको पहुंचा रही हैं एक जगह से A to B. बट स्टिल आप जाते हो एक इनोवा हाई क्रॉस के लिए जो 40 लाख की या 45 लाख की गाड़ी है, या फिर आप मर्सिडीज या BMW लेते हो जो 60, 70, 80, 90 लाख की गाड़ी है. तो सम पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ अ क्राउड कि मैं एक क्लब में हूँ जहाँ बहुत कम लोग ही अलाउड है. बिल्कुल. जैसे 50 लाख का क्लब विच इज़ PMS. जी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी PMS मे नॉट बी द राइट प्रोडक्ट फॉर हिम, बट उसकी जो थिंकिंग है पीछे वो ये है कि उसको पार्ट ऑफ द क्लब बनना है, एक्सक्लूसिविटी करनी है. करेक्ट. और उसको काम भी ऐसे आदमी से करना है कि जो एक्सक्लूसिव है. राइट. क्योंकि उसकी बातों से मालूम पड़ जाएगा कि आपका कोई क्लाइंट है क्या PMS में आज तक, तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर आपका नॉलेज आप उसको शोकेस कर सकते हो कि सर मुझे पता है क्या है उसमें, मैं बेचता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, देन ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस विल गो अप. नाउ हाउ डू यू डू दैट? इफ़ यू एम्पैनल विद गुड PMS कंपनीज, यू अटेंड 2-3 सेमिनार्स, वेबिनार्स, तो आपको समझेगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है ये, एंड हाउ डू फंड मैनेजर्स थिंक वर्सेज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर. तो PMS में क्योंकि एक डीमैट
आपका अलग, मेरा अलग, और म्यूचुअल फंड एक पूल है। तो अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। बट म्यूचुअल फंड में अगर साथ में अगर 100 लोग बाहर निकल गए तो म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट हो सकता है, अगर ये फंड छोटा साइज है। तो अगर एक पूल है, स्विमिंग पूल, राइट। उसमें कुछ 10 लोग स्विमिंग कर रहे हैं और एकदम मोटा आदमी जंप मारता है स्विमिंग पूल में, तो बाकी 10 लोगों को इम्पैक्ट आता है, राइट। राइट। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में हर आदमी का डिफरेंट स्विमिंग पूल है, वहाँ पे जंप मारे, कूदे, कुछ भी करे हो, आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि आपका स्विमिंग पूल अलग है। तो ये जो माइनर टेक्निकलिटीज़ हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट पीएमएस, तो आई वुड नॉट से इट्स अ बैड और अ गुड प्रोडक्ट, बट यू विल बी मोर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट, एंड यू नीड टू नो एवरीथिंग कि उसका टैक्स कैसे लगता है, कैसे चार्जेस लगते हैं उसके। सो वो क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। आज PMS इज़ लाइक सेलिंग लाइक हॉट केक्स, फ्रैंकली, बिकॉज 50 लाख जिसके पास भी उसको लगता है मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कम होते हैं वर्सेज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में 70-80 होते हैं, देर आर PMSs वेयर आर ओनली 12 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स। सो कॉन्सेंट्रेशन हैज़ इट्स ओन रिस्क्स। एक स्टॉक अगर 20% गिरता है, दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो, जो आज हो रहा है। तो जो MFDs हैं, जो सिर्फ अभी तक म्यूचुअल फंड करने का सोच रहे थे, जिसमें भी उनको इतनी डिफिकल्टीज आ रही थी, इतनी स्कीम्स है, इतने सारी चीज़ें हैं, अब आप बोल रहे हैं उनको PMS, AIF ये भी सोचना चाहिए। तो ये कितना ज़रूरी है, ये अदर प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना, या इसके होने से उनका इनकम लेवल बढ़ना, क्या मतलब ये उसको क्या क्या वो मतलब इस प्रोसेस में कहाँ पर खड़ा रहे और क्या करे वो? सर मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है बेचना AIF और PMS, नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। और अगर वो नहीं बेच रहा है तो क्यों नहीं बेच रहा है उसका भी आंसर ज़रूरी है, दैट ही हैज़ टू आंसर हिमसेल्फ। राइट। Now there are some good things in PMS, some bad things in PMS, some good things in mutual funds, some bad things in mutual fund. Now he has to see कि वो कैसे position कर रहा है अपने आप को, and if he is a wealth RM or wealth relationship manager and he's a wealth advisor, so he has to know all these things. या फिर आप बोल दो कि मैं वेल्थ एडवाइजर नहीं हूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दैट्स ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम इन दैट। सो डिफरेंशिएट करो अपने आप का आप, बिल्कुल। तो आप अगर वहाँ पर हो तो आप सब चीज़ के बारे में बात कर सकते हो जी। फिर नहीं तो उसके बारे में जब क्लाइंट भी सोच रहा है तो उसकी पोजीशनिंग क्या है, नहीं वो तो म्यूचुअल फंड एजेंट है, उसको नहीं पता होगा जी। वो तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो एंड यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, देन ही विल कम बैक टू यू विथ एवरी क्वेश्चन कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, एंड यू विल गेट मोर वॉलेट शेयर। बिल्कुल। बिकॉज इसको करना है, वो तो कर ही रहा है, आप हो या नहीं हो। राइट राइट राइट। जिसको आज F&O करना है, मैं नहीं दूंगा उसको, कहीं और तो दे ही सकता है कोई ना कोई। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत काम कर रहे हो। PMS इज नॉट F&O. PMS is just a different way of managing a fund. It is not gambling. It is not like आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। सो आई थिंक कोई ज़रूरी नहीं है PMS बेचना। अगर आपका अच्छा चल रहा है MFD में, यू कैन स्केल अप, देन व्हाई नॉट। एंड एक्चुअली टैक्स एफिशिएंसी ज़्यादा है म्यूचुअल फंड में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज PMS में आप जितनी बार ट्रेड करता है आपका फंड मैनेजर, आपको टैक्स भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स। राइट राइट। सो डेफिनेटली टैक्स एफिशिएंसी है, बट बीइंग नॉलेजेबल अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज। आई थिंक जैसे डॉक्टर्स, अगर आप कोई स्पेशलाइज लेते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है या ऑर्थोडोंटिस्ट है, व्हाटएवर, मेडिकल फील्ड इज improving every year. Right right right. They attend conferences to learn about what's happening. So we as advisors also are like doctors, right? बिल्कुल We have to also upgrade ourselves. तो जैसे आपने बताया, आपने 2009 में विजन देखा कि इस इंडस्ट्री का है ये बढ़ेगा, और आज आप 17 साल से हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब आगे आपको क्या लग रहा है, नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट 17 साल आपको क्या लग रहा है? नेक्स्ट 17 साल जो बहुत बड़ा पीरियड हो गया, 5-10 साल में आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है? और आप जितने ऑप्टिमिस्टिक जब 2009 में थे उतने ही हैं, उससे कम है या उससे ज़्यादा है? मैं उससे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि जितना कन्फ्यूजन बढ़ता है उतना यू नीड गुड पीपल टू होल्ड योर हैंड। जी। और जितने AMC आ रहे हैं, जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, कन्फ्यूजन और बढ़ने वाला है, एंड क्लाइंट्स विल गेट टोटली कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है। एंड प्लस जैसे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5-6 पॉडकास्ट तो रिकॉर्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं जी। तो जितने आप सुनेंगे लोगों को, आप नो साइड्स फिट्स ऑल। राइट। सबका साइज अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी फाइनेंशियल लाइफ अलग है। जी। सो दे नीड अ पर्सन टू टॉक टू, क्योंकि आप मशीन से, AI चैटबॉट से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। कि मेरे को शादी करनी है 6 साल बाद, मुझे पैसा लगेगा। यू नीड अ पर्सन टू टॉक टू, एंड आई थिंक मतलब पर्सनलाइज चीज है, मतलब बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज मोस्टली पर्सनल, राइट? बिल्कुल।
So it's not mechanical finance, it is personal finance. And personal finance mein there is feelings, there are goals, there are Emotions, achievements, there are emotions. aspirations, there are सब कुछ ऐसी है. जी तो I think good advisors will grow multifold. बिल्कुल. मतलब आई थिंक अगर मैं ये पेस पे चलता रहा तो मैं वैसे भी 4 गुना हो जाऊंगा. अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत करी तो शायद 10 गुना भी हो सकता हूँ. राइट. बट देयर इज नो लिमिट बिकॉज अभी कितने हैं हमारे पास 1.5-2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. बिल्कुल एक्टिवली तो बहुत कम है. और आई थिंक बॉम्बे में आई थिंक लगता है 10,000 ही होंगे शायद. और शायद अभी जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनकी इनकम लेवल बढ़ रही है तो उन्हें मतलब एक्चुअल में एडवाइस की जरूरत पड़ेगी. बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. और जो लोग जीरोधा और ग्रो में आ रहे हैं वो इवेंचुअली अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दे विल लूज मनी 95%. जी. तो 95% जो लूज करके कहीं तो जाएंगे. राइट. तो वो अगर आपके पास सेटअप है एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर एंड मोर रेफरेंसेस. आपको सिर्फ लाइन में खड़ा रहना है. तो आपको लगता नहीं है ऑनलाइन थ्रेट है एमएफडीज के लिए? मेरे को लगता है कोई थ्रेट नहीं है. मेरे को लगता है कि दिस इज इनफैक्ट इंक्रीजिंग अवेयरनेस. तो आई थिंक इफ आई एम मीटिंग अ इन्फॉर्म्ड क्लाइंट तो मेरे को सिर्फ थोड़ा सा अनलर्न करना है उसको कि सर ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है. जो आपने सुना था उसका उसने ये तो बताया नहीं, ये बताया आपको. आई थिंक दे आर एक्सपैंडिंग द मार्केट एंड सबका केवाईसी हो जाता है. और अच्छी बात क्या है जीरोधा और ग्रो के क्लाइंट ऑनबोर्डिंग क्लाइंट केवाईसी हो जाता है. हाँ. और मैं बोलता हूँ कि अगर एक किसी का बड़ा पोर्टफोलियो है 40 करोड़ 30 करोड़ he may have 3 advisors, 4 advisors because he needs different perspectives, which is fine. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. But the more you listen to people, the more you get confused as an investor. You have to listen to only 3 or only 2 or only 1. जी. नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे जिंदगी भर. वैसे भी कंफ्यूज करने के लिए एवरी घंटे तो देयर इज अ मार्केट आउटलुक. राइट. तो नीलेश शाह बोलते हैं कोटक से कि द मोस्ट सबसे कॉमन आउटलुक क्या है? शॉर्ट टर्म इज वोलेटाइल, लॉन्ग टर्म इज गुड. तो अगर यही वाली आउटलुक है तो आप कितना भी सुन लो मार्केट आउटलुक, आपको आंसर आप उसके बाद भी उतने क्लूलेस हो गए क्या बोला इसने स्टार्टिंग में. बिल्कुल दैट वे. बहुत अच्छा. और ये जो अभी आप जैसे पार्टनरशिप है तो और अभी और नए पार्टनर लेने का ख्याल है कि ये आप 2 जने ही चला रहे हैं मतलब कैसे? सी अभी देखिए फ्यूचर तो मैंने देखा नहीं है. बट एज ऑफ नाउ तो ये हम 2 ही हैं साथ में. हम लोग को स्केल अप करना है. वी वांट टू डबल आवर AUM and we want to do it little faster than the normal speed. And I think तो फास्टर करने के लिए क्या नया चीज़ कर रहे हैं? सर इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैंने एक संजय भाई हैं जो प्रूडेंट कॉर्पोरेट के उनके इंटरव्यू में सुना था विच वाज वेरी लॉजिकल. वो बोल रहे हैं कि अगर आप 15% अपना AUM ग्रो कर रहे हैं जी और मार्केट आपका 12% AUM ग्रो कर रही है तो 20-25% तो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए. राइट. अगर आप एटलीस्ट 15% ग्रोथ कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है. तो 90% एडवाइजर तो ये भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं. तो दे आर नॉट इवन ग्रोइंग द AUM बाय 15% इन टर्म्स ऑफ न्यू मनी. आप SIP बुक 1% है तो 12% तो वही हो जाएगा सीधा. लेकिन नहीं है ना SIP बुक 1%. मेरी खुद की भी नहीं है फ्रैंकली बताऊं तो. अच्छा. मेरी अराउंड 4.5 CR है अभी. AUM 900 तो बहुत गैप है. बट there is huge potential and if people are really thinking of this profession they can really create a lot of wealth. but the first 4 years आपने survive कर लिया and persist कर लिया तो I think the sky is the limit. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. काफ़ी बारीकियाँ बताई आपने और मुझे लगता है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जो MFDs आपसे मोटिवेट होंगे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं. इस सीरीज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? I think बहुत अच्छा इनिशिएटिव है to cover successful MFDs who are there in the business since 10, 15, 20 years. बहुत सारे youngsters हैं जिनको चल जाना है वेल्थ मैनेजमेंट में. This will be a very good learning for them to learn from their experiences. But जब तक खुद कूदते नहीं है पानी में तब तक स्विमिंग नहीं आती है. बिल्कुल सही बात. तो आई कैन टेल यू कि सर ऐसा ऐसा कर लेना पानी में, लेकिन जब तक आप खुद नहीं कूदोगे तो नहीं आएगी. बट हाँ, दिस विल बी अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर देम टू लर्न and to understand, to focus on the right things in doing business and scale up. Yeah, definitely. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you.